नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। पिछली 2 वीडियो में हमने जो बात की है वो बृहस्पति के पितृ ऋण के बारे में और सूर्य के जाति ऋण के बारे में। अब आगे हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चंद्र के ऋण की। लाल किताब में इसे नाम दिया है मातृ ऋण। उर्दू की लाल किताब 1952 जो कि आपके सामने ही पड़ी है कि पेज नंबर 128 128, पेज नंबर 129 और पेज नंबर 132 पे इसका वर्णन दिया है। पहले की तरह इसके भी 3 प्रकार के योग हैं जिससे मातृ ऋण का निर्माण होता है। पहला योग है खाना नंबर 4 में चंद्र का दुश्मन केतु बैठा हो तो चंद्र का ऋण बनेगा। दूसरा योग है चंद्र हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 4 में तो भी चंद्र का ऋण बनेगा। तीसरा योग है चंद्र हो खाना नंबर 4 से बाहर हो और 4 में चंद्र के जो दुश्मन बुध शुक्र शनि हो तो चंद्र का ऋण बनेगा। इस ऋण का जो नाम लाल किताब में है वो मातृ ऋण है, अर्थात माता का ऋण। इस पाप का जो कारण है आपकी माता या मातामही अर्थात दादी, नानी या परदादी के द्वारा किया गया पाप हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जातक के द्वारा भी अपनी मां को, दादी को, नानी को या माता समान औरतों को पिछले जन्म में सताया गया होगा, तंग किया गया होगा, जिस कारण उनके हृदय से निकली हुई पीड़ा, श्राप इस ऋण का निर्माण करता है। इसकी सबसे पहली निशानी यही होगी कि इस जातक के घर के आसपास जो भी नदी, नाला या पानी के जो भी स्रोत हैं जिसे वो उपयोग में लाने की बजाय उसमें कूड़ा करकट, गंदगी ये सब फेंकी जाती होगी, उसकी पूजना करने की बजाय उसका निरादर होता होगा। क्योंकि जिस वक्त ये लाल किताब लिखी गई ना दोस्तों, उस वक्त भारत में हर नदी, नाला, कुआं उसकी पूजा की जाती थी। उसमें फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम आदि डाला जाता था, चंद्र की पूजना होती थी। आज तो सब जगह पानी में गंद डाला जा रहा है। आपने देखा ही है हमारी माँ गंगा का, यमुना का, नर्मदा, सरस्वती का। तो रिजल्ट क्या है? प्रकृति हमें भी वही कुछ दे रही है जो हम उसमें फेंक रहे हैं। अब इस ऋण के अशुभ होने की जो निशानियां हैं वो क्या है? चंद्रमा के अशुभ होने के समय घर में जो दूध वाले जानवर हैं वे मरते होंगे। यदि घोड़ा रखा है तो उसकी मौत हो सकती है। ये जो भी जानवर दूध देने पे आया हुआ है उसकी मौत हो सकती है। जातक के घर में जो कुआं, तालाब जो है खुश्क हो जाएगा, घर में या घर के आसपास। आपके जो शरीर में जो अनुभव करने की ताकत है, जो सेंसेस हैं वो खत्म हो जाएगी। आपकी माँ या दादी की आयु या उसका सुख, सेहत, इन सब पर बहुत मंदा अशुभ असर पड़ेगा। माँ, नानी, दादी, परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, उनको तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी। जातक की मन की जो शांति है वो भंग रहेगी। चंद्र को हम लोग नगद धन दौलत भी कहते हैं, खजाना बोलते हैं जिसे, उसे भी चंद्र की आशा मानकर लाल किताब में लिखा गया है। इस जातक के पास इन सब चीजों की कमी हो जाएगी। ऐसा अनुभव किया गया है कि जातक की बुजुर्गों की जमीन में जो कुएं होते हैं वे भी सूख जाते हैं, या जातक खुद ऐसी जमीन खरीद लेता है जिसमें सूखे कुएं हों, या किसी कुएं को बिना भरे माने जब सूखा हुआ कुआं है उसमें किसी तरह से मिट्टी डालकर भरा नहीं जाए, खाली उस पर लेंटर डाल दिया जाए या ढक दिया जाए और वो अंदर से खाली और खोखला रह जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुआं हो, कोई बड़ा बोरवेल भी हो सकता है। ये सब वाकयात उसकी खुद की उम्र या उसकी औलाद की उम्र जब 6 साल, 12 साल या 24 साल के आसपास होगी तब ऐसे वाकयात अमूमन होंगे उसके घरों में। घर में बुजुर्गों को दिल से संबंधित
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मिर्गी डिप्रेशन के रोग हो जाएंगे, या उसकी दवाइयां चलती ही रहेंगी। समुद्री सफर, व्यापार में भारी नुकसान, इंपोर्ट आदि में कोई शिपमेंट रुक जाना, मैंने आपको पहले भी बताया, नगद पैसे का नुकसान, कोई बड़ा माली नुकसान, ये सब आदि के वाक़यात होंगे। बल्कि ये जो बच्चे अभी बोरवेल में गिरने की घटनाएं हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, या जो बच्चे जवान हमारे खासकर पंजाब के जो नशे की वजह से जवानी में तबाह हो रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तरह तरह के नशे ले रहे हैं, ये ज़्यादातर गांव से आ रहे हैं, विलेज एरिया से आ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं इसका कारण क्या है। तो मैं उसका एक कारण ये भी मानता हूँ कि जो गांव के अंदर जो कुएं हैं, लोग उनको धीरे धीरे बंद करके खाली उन पे स्लैब डाल देते हैं, अंदर से खोखला रह देते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करके यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसका जहरीला असर जो है वो उन पे आ रहा है। इस पे अलग से कभी चर्चा करेंगे। ये ऋण, मैं इसको भी इसी ऋण की निशानी मानता हूँ। लाल किताब 1952 जो उर्दू में आपके सामने ही पढ़ी है, पे जो चंद्र ऋण पे जो पंक्तियां लिखी हैं वह अब मैं आपके सामने हूबहू पढ़ के सुनाता हूं। जब भी ऐसी पुरानी तालीम से ताल्लुक करे या दूध के जानवर उससे मुतल्लिका हो जाए, या ऐसी श्रीमती दूध बनाने लगे, यानी जब माँ गर्भ से होती है तो उसके स्तनों में दूध आ जाता है, चांदी का पैसा, घड़े का पानी, दिल की शांति, रात का आराम, आमदन का फवारा, घर का दूध, दुनियावी यार दोस्तों या ताल्लुकदारों की गैबी मदद, रेशम के सफेद रंग की बजाय दीवारों पर रंग बदलने के लिए मिट्टी की सफेदी में तब्दील होने लगी हर चंद कोशिश की। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये 1952 में लिखी गई है और उस वक्त अधिकतर जो आबादी ग्रामीण थी, गांवों से थी, और अधिकतर लोग पशुपालन करते थे, इसलिए ऐसा लिखा पंडित जी ने। पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने इसका मतलब बताया कि अगर आपने पशु रखे हैं और वह गायें, भैंस, बकरी आदि जो है वो जब दूध देना शुरू कर दें, या आपके घर की कोई औरत या आपकी पत्नी आदि गर्भ से हो और उसके स्तनों में दूध आ जाए, या जातक का अभी हायर स्टडी से ताल्लुक हुआ हो। इसके आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं, उनमें एक एक शब्द पे एक एक कविता लिखी जा सकती है। आप सिर्फ इन शब्दों का ना अभिप्राय समझें। पंडित जी ने लिखा है, धन दौलत, रुपया पैसा, आपकी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, आपके रिश्तेदार जो आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जब ये सब आपको अपने से दूर जाते हुए दिखें और आपके पास घर को पेंट या रंग रोगन करवाने तक के पैसे ना बचे हों, तो जिस किसी ने भी हिम्मत की, ये अभी आगे लिखा है, जिस किसी ने भी हिम्मत की, तालीम का जवाब निकम्मा ही रहा। रुपया जमा किया तो वह किसी मुर्दे के कफनों, रिश्तेदारों की बीमारियों या दूसरे नाहक जज्बे व जुर्मानों में ही खर्च होता देखा गया, और कभी ऐसा वक्त ना पाया जब दिल ने खुद ब खुद खुश होकर पीने के लिए दूध मांगा हो, या किसी दूसरे साथी को बगैर मांगे बिला मतलब खुद ब खुद अपनी खुशी से दूध पिलाया हो। अगर कहीं हुआ होगा तो दूसरे की पगड़ी या दोस्त के जूते को मुफ्त उड़ाने की ही ख्वाहिश पैदा हुई होगी। अब दोस्तों, इसमें इसका मतलब तो आसान है, समझा भी बड़े आसानी से जा सकता है कि जब आपने हायर स्टडी की डिग्री आदि ली हो
उसका कोई फल नहीं ले पाओ, जैसे कि मेडिकल करके आपने डॉक्टर नहीं बन पाए, या जब आपने लॉ की और वकील नहीं बन पाए, इंजीनियरिंग की और इंजीनियर नहीं बन पाए आदि, बल्कि मेहनत से जोड़ा हुआ सारा पैसा घर के सदस्यों या रिश्तेदारों की बीमारियों पे ही खर्च हो गया। कईयों को तो फिर भी बचाया नहीं जा सका और उनके अंतिम क्रियाक्रम में ने बचा कुचा जो पैसा था वह भी खर्च करवा दिया। कितना दर्द है इन पंक्तियों में। लाल किताब जब लिखी गई तो उस समय बड़े बड़े मॉल नहीं होते थे, शहर नहीं होते थे, आइसक्रीम पार्लर नहीं होते थे, ना ही कोई बहुत रेस्टोरेंट और होटल होते थे, कोई 5 स्टार होटलों का प्रचलन नहीं था। लोग एक मोहल्ले की हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी, रबड़ी आदि गर्म दूध से ही अपनी जीवन का आनंद लेते थे। यहां पंडित जी ने इशारा किया कि कभी ऐसा समय नहीं आया कि अपने मन में कभी रबड़ी, जलेबी, दूध पीने की इच्छा मन में आई हो, यानी कि किसी तरह का शौक या लग्जरी का ख्याल मन में नहीं आया। ना ही किसी ने पूछा, बल्कि किसी दोस्त रिश्तेदार के घर ऐसा मौका मिल भी गया तो अपनी खुद की ही नीयत उसकी ऐश परस्ती, खुशहाली देखकर खराब हुई। मन में ईर्ष्या आई, मन बेईमान हुआ, उधार पैसा मांगकर वापिस ना देने के लिए मन में ख्याल आए। जितना मैंने इन पंक्तियों से समझा, क्योंकि असल शब्द भी मैंने साथ बोले, वो स्क्रीन पर आपने भी पढ़े, जो लिखे थे वो आप पढ़ सकते हो। आप खुद भी इसका पढ़कर, स्वयं पढ़कर निर्णय ले सकते हैं कि आसपास जो भी वाक़यात आप घटित होते देखते हैं उसको अपने दिमाग से इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसका उपाय क्या है? लाल किताब के अंदर चंद्र के फल को शुभ करने के लिए कुल खानदान के हर एक व्यक्ति को जहां तक हो सके बराबर की चांदी, अमाउंट, क्वांटिटी जितनी मर्जी हो सकती है, चांदी लेकर एक ही समय पर दरिया में, चलते हुए पानी में बहाना। वास्तव में पुराने ज्योतिष नियमों के अनुसार चांदी चंद्र की आशा है, इसलिए इसके उपयोग से चंद्र के जहर को दूर किया गया है। पर याद रहे कि इस ऋण का 43 डेज नहीं, 43 हफ्तों में उपाय करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उपाय करने से पहले आप मेरा सबसे पहला वीडियो भी देखें, और कुछ ऐसी वार्निंग्स हैं कि सिर्फ इस वीडियो को देखकर या मेरे बताए हुए योग को देखकर ये डिसाइड मत कीजिए कि ये ऋण आपकी कुंडली में है। एक कुंडली से कभी ऋण डिसाइड नहीं होगा, और कोई आपको आपके परिवार का बराबर का पैसा देने से ना कर दे तो उसका क्या करना है, ये सब आपको किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिष परामर्श के बाद ही पता लग पाएगा। बिना उसके ये उपाय मत कीजिए। हम आगे अगले ग्रहों के ऋणों पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये सब वीडियोस की जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जितेंद्र शर्मा का नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।